सभी श्रोताओं को मेरा आदाब और नमस्कार। आज के साहित्यिक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, अभिनंदन है। काशी कला कस्तूरी का ये साहित्यिक प्रोग्राम हम लोग साहित्य दर्पण के नाम से करते रहते हैं। इसमें बीच-बीच में हम लोग कवि सम्मेलन, मुशायरा, साहित्यिक परिचर्चाएं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर, प्रेमचंद जी पर और इसके अलावा कहानी पाठ और दूसरी चीजें जैसे कविता पाठ, नज्म और गज़ल वगैरह का प्रोग्राम हमारा बीच-बीच में होता रहता है। तो इसी कड़ी में हमारा आज का ये प्रोग्राम है। आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत शुक्रिया शबनम। शबनम हमारी काशी कला कस्तूरी मंच की सचिव हैं और जैसा कि आपने सुना उन्होंने आपको बताया कि किस तरह ये पन्ना लगातार सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों के साथ संबोधित है, लगातार युवाओं से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, मौजूद विषयों से जुड़ा हुआ, साहित्य से जुड़ा हुआ, संस्कृति से और कला से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हम करते रहे हैं काशी कला कस्तूरी के मंच पर। आज एक बड़ी खास सी शाम होने वाली है आपकी। हम आज लेकर आए हैं डॉक्टर रेशमा खातून को और उनकी कहानियां सुनेंगे हम इस मंच पर। डॉक्टर रेशमा खातून बहुत ही अच्छी चर्चित लेखिका हैं उर्दू की और बहुत मौजू विषयों लिखती रही हैं। बहुत सारी कहानियां इनकी प्रकाशित हैं अलग अलग पत्रिकाओं में, पत्रों में और आकाशवाणी से, दूरदर्शन से प्रसारित भी हैं। इसके अलावा वे कविताएं भी लिखती हैं। कविताओं के अलावा जितने भी हमारे समसामयिक विषय होते हैं सामाजिक सांस्कृतिक महत्व के, उन पर भी लिखा करती हैं। तो कहानी की दुनिया में हमें ले जाने वाली हैं डॉक्टर रेशमा खातून। आप सब हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कहानी के साथ होना मतलब कहानी की दुनिया में जाना होता है। तो हम अभी सुनने वाले हैं डॉक्टर रेशमा खातून को और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए रेशमा खातून जी। शुक्रिया इस काशी कला कस्तूरी की अध्यक्षा प्रोफेसर चंद्रकला मैम। सबसे पहले मैं जरूरी समझती हूँ कि आपके साथ साथ इस काशी कला कस्तूरी की तमाम मेंबरान का, जिसमें इस काशी कला कस्तूरी की फाउंडर डॉक्टर शबनम खातून साहिबा, वाइस प्रेसिडेंट सुचरिता गुप्ता मैम, इस मंच के एडवाइजर डॉक्टर शाही सर, डॉक्टर स्मिता भटनागर मैम और प्रोफेसर मंगला कपूर, मुर्तजा आलम जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे आप सभी नाजरीन से रूबरू होने का मौका फराहम किया। इस जरा नवाजी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल कहानी सुनाएं आप। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं थोड़ी सी बात मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ा समय लूंगी कि कहानी की जो शुरुआत हुई मेरे दिलो दिमाग में कहाँ से, वो थोड़ा सा पन्ना मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मैं क्लास 8th में थी और मेरे घर दैनिक जागरण आया करता था। आज भी दैनिक जागरण और हिंदुस्तान आता है। तो उसपे सैटरडे को लास्ट पेज होता था साप्ताहिकी। तो उसमें अक्सर लिखा होता था, आपको भी शायद याद हो, कि बच्चों कुछ कहानियां, कुछ लेख और कुछ कविताएं लिख के भेजिए और आपको इनाम दिया जाएगा। तो एक बार मैंने देखा कि ऐसे ही, और उसमें सेंटा क्लॉज जी बने हुए थे और काफी सजे हुए झोले उनके हाथ में और खूब गुब्बारे, टॉफियां, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि बच्चों जल्दी से कलम उठाओ
और इन पर कहानियां लिख भेजो और लकी ड्रॉ के बाद आपको इनाम भी दिया जाएगा। मैंने बस, आप यकीन मानिए, मैं ये नहीं समझ रही थी कि मैं कहानी लिखने जा रही हूँ, बल्कि ये कि मुझे इनाम मिलेगा। और इनाम की गरज से मैंने कहानी लिखना शुरू कर दिया और एक ही बार में जो शुरुआत किया, लास्ट तक कहीं कटिंग नहीं, और मैंने पोस्ट कर दिया। फिर मैं भूल गई, लेकिन 15 दिनों के बाद डाकिया आता है लिफाफा लेके और उसमें लिखा होता है कि रेशमा खातून की कहानी उत्तर प्रदेश में 2nd नंबर पर आई है और 30 रुपए उसमें इनाम था। वो 30 रुपया देखते ही मुझे इतनी खुशी हुई, वो 30 लाख से भी कहीं ज्यादा मेरे लिए अहमियत रखता था। फिर यूं समझिए कि कहानी का सफर शुरू हो चुका था मेरा। लेकिन घर में मेरे कोई नहीं जानता था कि मैं कहानी लिख रही हूँ, लेकिन मैं लिखा करती थी। अभी 7-8 साल पहले की बात है, जो मैं आपके सामने जो 2 कहानी मैं रखने जा रही हूँ। पहली कहानी आपके सामने बयान करूंगी, वो जल गई। तो ये सच्चा वाकया है। मेरे घर एक मेड हुआ करती थी, सावित्री नाम की। तो उसकी दिनचर्या मेरे आंखों के सामने रोज गुजरा करती थी। किस तरह से वो काम करती थी, कैसे कैसे उसकी जिंदगी गुजरी और कैसे लास्ट में उसकी जिंदगी खत्म हुई। जो खत्म हुई तो वो मेरे दिल और दिमाग को असर कर गई और मैंने कलम बंद किया, जो आपके सामने है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती टाइम होता है, आप नाजरीन का भी, आप सामीन का भी, इसलिए मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रही हूँ। वो जल गई कहानी का उन्वान है। आज हमारी रीता नहीं आई, क्या हुआ? 10 बजे तक तो आ जाती थी। बहुत देर हो रही है। मैं बगल के पड़ोस में देखती हूँ, शायद न आने की वजह मालूम हो। जैसे ही घर के बाहर कदम रखा तो क्या देखती हूँ कि कुछ औरतें खड़ी होकर उसी के बारे में बातें कर रही हैं। बेचारी बहुत अच्छी थी, क्यों खुद को जला डाला? किसी ने कहा, अरे 2 बच्चे थे, बच्चों का मुंह देखकर हालात से समझौता कर लेती। इस तरह खुद से रूठ जाना अच्छा नहीं हुआ। अरे शौहर से नहीं बन रही थी तो अलग हो जाती। तरह तरह की चेमी गोइयां हो रही थी। ये खबर सुनकर मेरे जहन पर बिजली सी कौंध गई। लगा कुछ सेकंड के लिए पैर से जमीन खिसक गई और बदन में कमजोरी सी आ गई। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और ये जानने की कोशिश की कि रीता जिंदा है या नहीं। पता चला अस्पताल में भर्ती है और बहुत ही नाजुक हालत से गुजर रही है। ये सुनते ही मैं वक्त को बिना गवाए अस्पताल की जानिब निकल पड़ी और पूछते पूछते उसके कमरे तक पहुंच गई। मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी, मैं पहचान न सकी। चेहरा इस कदर जल चुका था कि पहचान के नकूश बाकी न थे, लेकिन उसने पहचान लिया। झुलसी हुई जबान से बोली, दीदी, और फिर फपक फपक कर रो पड़ी, दीदी हम बचब नहीं। अरे रीता, तुमने ऐसा क्यों किया? चली आती हमारे घर। नहीं दीदी, बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई रही। रोज रोज आदमी की मार, वो भी शराब पी के 1 दिन 2 दिन, हर रोज नहीं बर्दाश्त हुआ, यही लिए जिंदगी के ही जला डाला। अब ओके सुकून मिल जाए दीदी, बहुत कष्ट रहे, खाए का रहे का, और सबसे बढ़ के आदमी जो शैतान से भी ज्यादा पार कर ले। ये कहते कहते रीता बेहोश हो गई। इतने में डॉक्टर ने हम सबको बाहर जाने को कहा। मैं जब बाहर आई तो देखा कि उसकी माँ, बहन, बच्चे किस कदर रो रही हैं और साथ ही साथ उसके शौहर को कोस रही हैं। अंदर से बाहर तक का मंजर झकझोर गया और मैं बोझल कदमों से आगे बढ़ने लगी। ये सोचने लगी कि काश रीता ने ऐसा ना किया होता या उसका शौहर इस खौफनाक रास्ते तक न पहुंचाता। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होता? एक औरत जो अपने माँ बाप के घर को, उनके प्यार दुलार को अनदेखा करके एक अजनबी इंसान के साथ रीति रिवाजों की डोरी में बंधकर
7 फेरों के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाती हैं और इसके सारे दुख को अपना कर उसके अंधेरे घर को रोशन करती है और दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजती है। लेकिन इसके बावजूद शौहर को कौन सी कमी खटकने लगती है कि औरत को धीरे धीरे खोखला करने लगता है, यहाँ तक कि इसके जज्बात और एहसासात से भी खेलने लगता है। जिसने सब कुछ निसार दिया हो, तन मन वार दिया हो, ऐसी शरीके हयात को हमेशा तलवार की धार दिया हो, ये कैसा इंसाफ। नहीं नहीं रीता, तुमको बचना होगा, हालात से लड़ना होगा, दोनों बच्चों को पालना होगा। मेरे ख्यालात ने एक करवट बदली और उसके माजी के गलियारों में आहिस्ता आहिस्ता झांकने लगी। सुबह होते ही अपने दोनों बच्चों के साथ काम की गरज से लंबे लंबे रास्ते को तय करती हुई हस्बे मामूल कई घरों में जा जाकर बर्तन चूल्हा साफ करती और यहाँ तक कि अपनी शीरख्वार बच्ची को गोद में लिए काम करती रहती ताकि कोई काम अधूरा न रह जाए। सारा दिन इन्हीं गलियों में गुजर जाता था। गंदी साड़ी, नंगे पैर, खाली पेट और अगर किसी के अंदर इंसानियत जागती तो कुछ खाने को मिल जाता, वरना यूं ही दिन गुजर जाता। शाम ढले जब घर पहुंचती तो शराब पीकर उसका शौहर आता और फिर छोटी छोटी बात पर मारना पीटना शुरू कर देता और फिर रोते रोते आंख लग जाती। सुबह शौहर की डांट से शुरू होती। रीता, आंख क्यों लाल है तुम्हारी? बहुत थकी थकी सी लग रही हो। रात सोई नहीं थी क्या? नहीं दीदी, फिर मरले रहल। अब दीदी जिंदगी से आजिज हो गई ली, बहुत थक गई ली, अब लगत हो के कदम डगमगा जाई। नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हो? अल्लाह है ना, वो ही रास्ता निकालेगा, परेशान मत हो। बच्चे तुम्हारी हिम्मत और ताकत है, इनको जीने की वजह बनाओ, गम अपने आप दूर हो जाएगा। मेरी बातें बड़ी गौर से सुनती और फिर धीरे से उठती और चली जाती। ये अंदाज मुझे बहुत भाता, बिना जवाब दिए चले जाना, लेकिन उसके अंदर की बेचैनियों को मैं पढ़ नहीं पा रही थी कि वो किस उधेड़ बुन में पड़ी है। रोजमर्रा के ख्यालों में खोती चली जा रही थी कि एक आवाज कानों से टकराई, रीता चल बसी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वक्त अपना बेरहम नहीं हो सकता, वक्त इतना बेरहम नहीं हो सकता। शौहर तो जिंदगी भर जख्म देता रहा, काश आखिर वक्त ही मरहम बन जाता, काश आखिर वक्त ही मरहम बन जाता। एक बार ही सही उसके गुलशन में शादाबी लौट आती और एक बार ही सही जिंदगी मुस्कुराकर हाथों मिला लेती। शायद ऐसा नहीं हो सकता था। इंसानियत खड़ी शर्मा रही थी, जिंदगी खुद जख्मी पैरहन के साथ रो रही थी और मौत मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दूसरी कहानी शुरू करूं, अगर आपकी इजाजत हो, या कुछ और बातें? हाँ, दूसरी कहानी सुनाइए आप। अच्छा, ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाजरीन, आप सभी सामीन का। और बहुत ही मार्मिक कहानी थी चंद्रकला मैम, बहुत ही ज्यादा मार्मिक थी वाकई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बात करेंगे इस पर। ये मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, डिवाइडर के पेड़। एक बार मैं लखनऊ जा रही थी गर्मी के दिनों में, तो उस वक्त मेरे दिल में जो एहसास जागा वो कलम के जरिए सफ़ों पर उतर गया, जो आपके सामने है। डिवाइडर के पेड़। एक बार मैं बाई कार लखनऊ जा रही थी। गर्मी का मौसम था, बहुत चिलचिलाती तेज धूप थी। उस पर लू की सख्ती इस कदर थी कि ऐसा जान पड़ता था
कि जैसे किसी आग की भट्टी में घुस गई हूँ और उसकी गर्म लपट से पूरा बदन जला जा रहा हो। कार अपनी तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। उसकी रफ्तार से ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे कार के पहिए को भी धूप की सख्ती ने अपने शिकंजे में ले रखा हो और ये उसकी कैद से बाहर निकलना चाहता हो, इसलिए बहुत रफ्तार के साथ बिना रुके अपना सफर तय कर रहा था। कुछ आगे बढ़ते हुए मेरी नजर एक बार के डिवाइडर के पेड़ों पर पड़ी, जो कतार बंद बहुत छोटे छोटे अपनी लाइनों में खामोश खड़े झुलसते हुए मुसाफिरों को देख रहे थे कि ये किस तरह पेड़ की छांव के लिए भटक रहे हैं। मैं भला कैसे इनकी मदद कर सकता हूँ? मैं तो ठहरा नन्हा सा पौधा, और जो भी मेरे साथ लाइनों में खड़े हैं वो भी बहुत छोटे, जो किसी भी तरह से इनकी मदद नहीं कर सकते। और हाय अफसोस, जो हमारे बाप दादा सदियों से तुमको अपनी ठंडी छांव में राहत देते थे, अपनी ठंडी हरी भरी हवाओं से मीठी नींद में सुला दिया करते थे, और जब तुम उठते थे मीठे मीठे फल खिलाकर तुम्हें शिकम सेर कर दिया करते थे, और फिर तुम खुशी खुशी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ जाया करते थे। फिर जब कभी तुम्हें घरों की जरूरत पड़ जाती थी तो हमारे बाप दादा ही लंबे लंबे हाथों को बढ़ा दिया करते थे। जब कभी तुम्हारी फसलों को पानी की जरूरत पड़ती थी, हमारे यही लोग बारिश में हिस्सेदार बना करते थे और तुम खुशी से झूमने लगते थे। जमीन के सारे जानवर खुश होकर नाचने गाने लगते थे, यहाँ तक कि खामोश रहकर तुम्हारी हर वो छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करते थे जिसको तुमने कभी बयान भी ना किया हो। लेकिन हाय अफसोस तुम्हारी उस तरक्की की सोच पर, जो हमारे हरे भरे कबीले को ही खत्म करता जा रहा है। लेकिन हाय अफसोस तुम्हारी उस तरक्की की सोच पर, जो हमारे हरे भरे कबीले को ही खत्म करता जा रहा है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, हमारी सांसों के साथ तुम्हारी सांसें भी पिन्हा है, हमारी जिंदगी के साथ तुम्हारी भी जिंदगी खुशनुमा है। आज ये तुम्हारी तेज भागती दौड़ती जिंदगी जिसमें तुम झुलस रहे हो, इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम हो। हम तो कल भी तुम्हारे हमनवा और रहबर थे और आज भी तुमसे बेलौस मोहब्बत करते हैं। काश ये इंसान एक बार पीछे मुड़कर देखता और समझता कि इसके बाबा और अजदाद किस कदर हमारे बाबा और दादा के दोस्त थे। भले ही तरक्की की सीढ़ियां न चढ़ी हूं, भले ही आज की तुम्हारी जैसी चकाचौंध भरी जिंदगी जी ना हो, लेकिन ऐ बेवकूफ इंसान, वो तुम्हारी तरह नादान नहीं थे कि अपनी सांसों की जड़ों को ही काट देते। भले ही ऊंचे महल और ऊंची उड़ानें नहीं थी, लेकिन तुमसे 1000 गुना अच्छे और सच्चे थे। दिल के अमीर थे, भले ही जेब से गरीब थे। ना कोई बीमारी थी, ना कोई अजादारी थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इसकी वजह हमारे बाप दादाओं से बेपनाह मोहब्बत और दोस्ती थी, जिसके एवज में जिंदगी बहुत सुलझी थी, तुम्हारी तरह उलझी नहीं थी। ए नादान वक्त रहते तू संभल जा, ए नादान वक्त रहते तू संभल जा, अपनी कुल्हाड़ी को रोक ले, बेवजह हम बेजबानों पर वार मत कर, वरना वो दिन दूर नहीं जब तेरी ये हंसती हुई जमीन फिर से आग का गोला बन जाए और तेरा वजूद मिट जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई आपको रेशमा खातून। बहुत दो बड़ी संवेदनशील कहानियां आपने सुनाई, बहुत अच्छी कहानियां। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अदायगी में एक सम्मोहन था। मेरा ख्याल है कि सबने बहुत ध्यान से सुना है, जो भी हमारे इस मंच से इस समय जुड़े हुए हैं।
मैं तो देख रही थी, लोगों का कहना सुन रही थी मैं, जो उनकी बातें थी जो आ रही थी ऊपर वो सुनाई दे रही थी। और अच्छा लग रहा है क्योंकि साहित्य दर्पण के मंच पर आज रेशमा खातून ने 2 बड़ी ऐसी कहानियां सुनाई जो छोटी हैं, अपने कलेवर में छोटी हैं, मगर बात बड़ी करती। और अगली बार तो मुझे आपसे एक बड़ी लंबी कहानी भी सुननी है अवश्य, क्योंकि आपके पास जो विषय है। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि देखिए जो पहली कहानी हमने सुनी आपकी, वो जल गई, और वो जी एक मजदूर औरत की कहानी है, जो हाशिए का समाज जिसको हम कहते हैं, जो जिनके ऊपर हम जैसे लोग जो सुविधा भोग में आराम से जिंदगी जीते हैं, हम में से कुछ ही लोग ऐसे संवेदनशील होते हैं जो उन्हें जी मनुष्य समझते। बहुत सारे लोग तो ऐसे लोगों को मनुष्य ही नहीं समझते, ना उनकी मेहनत को उतने प्यार और जज्बे से देखते हैं, ना उनके संघर्ष के प्रति कोई उनके मन में प्यार, सहानुभूति या उत्सुकता होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग ऐसे ही उगे हुए लोग हैं धरती के, जिन्हें झुलस जाना है, खत्म हो जाना है। जी मगर उस औरत ने, जो मजदूर औरत है, रीता जिसका नाम था कहानी में, उसने बड़ी कोशिश की होगी अपनी गृहस्थी चलाने की। वो मेहनत करती बेशक थी, और बिल्कुल, और उसने उसके अपने बच्चों को पालने के लिए, कोई माँ अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर जाना नहीं चाहती दुनिया से, जी है ना। जी जी और माँओं का तो ये हाल होता है, आप सब लोग मुझसे सहमत होंगे, कि माएँ जब शायद विदा होती होंगी इस दुनिया से, तो अपनी आंखें किसी न किसी में छोड़ जाती हैं कि वो उनके बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को देखते रहें और पालते जी रहें। और कहा जाता है ना कि ईश्वर ने, वो सबके साथ नहीं हो सकता, इसलिए उसने धरती पर एक माँ भेजी, जी जी बिल्कुल है ना, और वो ईश्वर की तरह रहती है। ऐसी वो स्त्री जिसके भीतर अपने बच्चों के लिए भी प्यार था, और अपनी गृहस्थी को किसी तरह संभाल लेने का जज्बा था उसके अंदर, लेकिन वो जल जाती है, और इतना जल जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही जी संवेदनशील और मार्मिक कहानी है, और कहानी जिन्होंने सुना और उसमें डूबे होंगे, क्योंकि कहानियां सुनते हुए हम लोग डूब जाते हैं उसमें, लेकिन कहानी केवल डूब जाने के लिए नहीं होती। कहानी एक तरह से जीवन की आलोचना है। जब भी जी कोई कहता है कि कहानी या साहित्य समाज का दर्पण है, तो मैं इससे असहमत होती हूँ, क्योंकि दर्पण तो जो होता है उसको दिखा के छुट्टी पाता है ना। राई रत्ती अपनी तरफ से ज्यादा या कम नहीं कर, दर्पण ये होता है। जी लेकिन साहित्य जो है, उसमें कहे जाने के साथ साथ जो कुछ बुरा है, जो नहीं होना चाहिए, जो अमानुषिक है, उसकी आलोचना का स्वर लेके चलता है। जी बिल्कुल तो ये कहानी सिर्फ ये नहीं है कि रीता थी, और रीता ने बड़ी मेहनत की, और रीता ने बड़ी कोशिश की, लेकिन रीता पनप नहीं पाई, रीता बच नहीं पाई, रीता को अपने लिए मौत चुननी पड़ी। कहानी बस इतनी नहीं, कहानी इससे बहुत ज्यादा है। कहानी उनकी है जो रीता की स्थितियों में जिंदा है, क्योंकि रीता तो जी मर गई, मगर आप देखिए कि आपके आसपास कितने ही लोग हैं जो एक निरंकुश तरीके के दाम्पत्य में अपना गला दबा हुआ, जीभ बंद है, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते कुछ, लेकिन जिंदा है। और वो उनकी तरफ आप इस कहानी को पढ़ने के बाद, आप उनको आप नई नजर से देखेंगे, जो जी झटपट आपके घर आते हैं, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, उसमें आते हैं, और आकर आपके दिए हुए कुछ रुपयों के लिए आपके घरों में खटते हैं, आपकी मदद करते हैं। वो इंसान है, और उन्हें इंसान होकर जीने का एक जगह उनको मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एक तो गरीबी है, कहते हैं ना चौतरफा मार है। एक तरफ गरीबी है, और दूसरी तरफ
एक ऐसा कसा हुआ जीवन मिला है जिसमें कुछ वो समाज के बल पे नहीं बदल सकते। अगर रीता के जी पति के लिए सामाजिक रूप से कोई तबका आगे आता और उसकी जिंदगी को संभालता, तो और उस आदमी को कहता कि तुम किसी औरत का जीवन इस तरह नरक नहीं कर सकते हो, तो एक जीवन किसी तरह बच जाता। एक परिवार के बच्चे अपनी जी जी माँ के छाया में बढ़ जाते। लेकिन समाज इन चीजों पे चुप रहता है। हम बड़ी बातें करते हैं ना, बिल्कुल हम बिल्कुल कहते हैं सही कि कहा, ये कर दे, नहीं सही तो कहा दुनिया आपने। क्या कहेगी, ये कहें नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। और हम हर समय एक दुनिया को पड़ोस में लिए रहते हैं, और हम जो भी कहते हैं हम दुनिया की निगहबानी महसूस करते हैं कि ये दुनिया है जिसमें हमको जी अच्छा दिखना है, कायदे का देखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन इस दुनिया का वहां हस्तक्षेप क्यों नहीं है जहां कोई मर रहा है, जहां कोई तिल जी तिल खत्म हो रहा है, जहां कोई बिल्कुल एक ऐसा असंतुलित दाम्पत्य सांस ले रहा है, जहां कोई एक बर्बर आदमी एक औरत को जीने नहीं दे रहा है। वो बिल्कुल दुनिया कहाँ है कहा, है ना? बिल्कुल तो हमको ऐसा लगा कि इस कहानी ने हमको उधर दिखाया, उधर की जो सच्चाई थी, उधर जो जी बर्बरता थी एक पुरुष की और एक औरत के जीने की जो जद्दोजहद थी। इस कहानी ने हमको कहा कि उधर भी देखो जी तुम लोग बिल्कुल जो अच्छी तरह से क्योंकि दुनिया में जितने बच्चे आए हैं, है ना, उन सब बच्चों को अपनी माँ तो चाहिए ही चाहिए। और बिल्कुल उस माँ ने अपने ऊपर इस तरह से आग डाली और वो जल गई। आप सोचिए एक उंगली जल जाए तो कैसा लगता है, और जिसने अपना बिल्कुल पूरा जलना चुना। तो बहुत संवेदनशील कहानी और बहुत जीवंत पाठ। रेशमा, आपको बहुत बधाई। आपने बहुत जिंदा दिली से एक जिंदगी से भरा हुआ पाठ प्रस्तुत किया। शुक्रिया, बहुत और बहुत शुक्रिया। इस कहानी को आपने एक वाक्य में कहा है। वो वाक्य आसान नहीं है। वो वाक्य है, इंसानियत को शर्म आ रही। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग जो जी आलोचना करते हैं तो हम खोजते हैं कि जो लेखक है वो कहाँ है कहानी। जी लेखक किसको जस्टिफाई कर रहा है ना? तो आपने इस कहानी को बड़ा कर दिया वहां जहां आपने लिखा इंसानियत को शर्म आ रही थी, है ना? जी क्योंकि जो भी दुनिया में घट रहा है, अगर वो बुरा है तो उस पर शर्म इंसानियत को आनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उसके बिल्कुल जिम्मे है, ये उसकी उसको करना है ना? जी इंसानी जज्बे को संभालना है दुनिया को, है ना? तो हम ऐसे नावाकिफ हों और हमारे चारों तरफ कहीं मुक्तिबोध की कविता में बहुत सारी पंक्तियां आती हैं कि दुनिया में कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, जैसे वाक्य वो जी आता है में, शीर्षक उनकी कविता। तो हमारी दुनिया में कहीं भी जहां दमन है, जहां पतन है, चाहे वो अ, परिवार का आंतरिक मामला हो या बड़ा सामाजिक मामला हो, है ना? तो अ, जी ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारे बिल्कुल लिए एक दायित्व है हमारा कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को छायादार घर मिले, जी लेकिन केवल घर में बच्चे नहीं बढ़ते हैं, बच्चे दुनिया में जाते हैं, बच्चे बिल्कुल समाज में जाते हैं, है ना? और बिल्कुल समाज सही बात, खूबसूरत नहीं होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, आप बताइए। हम लोग जो बिल्कुल सोचते हैं कि हमारा घर दुरुस्त है तो दुनिया दुरुस्त है, ये नहीं चलता है ना? ये नहीं, तो इस कहानी ने हमें ये सोचने पे विवश किया कि कैसे हम अपने आसपास के प्रति ऐसी संवेदनशीलता अवश्य बरतें कि किसी जिंदगी में ऐसी तबाही ना मचे। ये मुझे अच्छा जी लगा। और दूसरी भी शुक्रिया। कहानी जो आपने सुनाई है वो भी बड़ी कहानी है। डिवाइडर के अ, पेड़, बिल्कुल, डिवाइडर के पेड़। और आपने उनका एक तरीके का मानवीकरण किया, डिवाइडर के वृक्षों का, उनको मानवीय ढंग दिया, उनको मनुष्य की तरह उनका बोलता हुआ सुना हमने।
और उनको जो है अ, बहुत कुछ याद करते हुए देखा। हम लोग सब महसूस कर रहे हैं कि एक आसान दुनिया से हम एक मुश्किल दुनिया की ओर जाते हुए लोग हैं। हम सब बिल्कुल लोग बिल्कुल हमें कभी लगा नहीं कि हमें ये कहना पड़ेगा कि हमारे जमाने में तो ये होता, लेकिन जी अब हमें भी कहना पड़ रहा है कि हमने जी नदियों में बहुत पानी देखा, जी हमने जंगलों में बहुत सघनता देखी, जी हमने आकाश को बहुत साफ देखा, हमने जी चांद बहुत बड़ा देखा, जी हमने सूरज वाकई बहुत अच्छी गर्मी देखी, है ना। हम जी अब जी हमें ये कहना पड़ रहा है, हमने फलों में स्वाद देखा, हमने जी सब्जियों में सब्ज रंग देखा, है ना। जी हमने फलों बिल्कुल अ, बहुत ही स्वास्थ्य देखा, है ना? लेकिन वो सब खत्म हुआ है। आप सोचिए बिल्कुल किसने खत्म। तरक्की जिसको हम कहते हैं वो असल में गिरावट है, बिल्कुल क्योंकि उसमें अ, कितनी जगह चाहिए एक आदमी को भाई जीने के लिए, रहने के लिए। क्यों उजाड़े जा रहे हैं जंगल, क्यों आग सब अमेजन के जंगल धू धू करके जले। पूरी दुनिया में बड़ी रिपोर्टिंग हुई उसकी, और लोगों ने हाहाकार के साथ वो पूरा दृश्य देखा और अनुभव किया, क्योंकि वो केवल पेड़ नहीं जले थे, न जाने कितनी प्रजातियां जली, जी जी पशुओं की, बिल्कुल पक्षियों की, जानवरों की, वो जले। और आप देखिए कि कैसे पर्यावरण असंतुलन को हमने हवा दी। हमें क्या चाहिए अब तो 2 घूंट पानी के लिए तरसेंगे हम, है ना। पानी खत्म होगा, बिल्कुल धरती के नीचे का पानी खत्म हो रहा है। हम इस तरीके से पानी को खत्म कर रहे हैं। काशी कला कस्तूरी ने बहुत सुंदर एक कार्यक्रम किया और बहुत ही सहजता से वो कार्यक्रम किया कि पानी को हमें कैसे बचाना है, कैसे जी जिम्मेदारी। तो आपने आज जो ये कहानी पढ़ी डिवाइडर के पेड़, इस कहानी ने बहुत सुंदर बातें हमें बताई हैं। और वो बात केवल मौसम की नहीं है, बल्कि वो बात भी इंसानियत की है। क्योंकि अ, हम हमारा जमाना अच्छा क्यों था? क्योंकि हम केवल मनुष्यों के लिए दुनिया नहीं चाहते थे, जी हम गौरैया के लिए भी दुनिया चाहते थे, हम बिल्कुल कौवों के बिल्कुल लिए भी दुनिया चाहते थे, जी हम गिद्धों के लिए भी दुनिया चाहते थे, हम मछलियों के लिए भी दुनिया चाहते थे। हम बिल्कुल दुनिया में जितनी प्रजातियां हैं उन सबके साथ सोचते थे। आप सोचिए कि कहानियों में कितनी बातें आती थी, है ना। कोई कहानी इतनी सादा लगती है जब उसमें कोई पक्षी नहीं बोलता। लोकगीतों में देखिए, है ना, लोकगीतों जी में पहले पक्षी आता है कुछ कहने के लिए, जी है ना। जी एक जी भोजपुरी जी का लोकगीत है, पता है कि राम विवाह के लिए जा रहे हैं और एक ऊपर ऊपर एक सुग्गा जो है मंडरा रहा है और वो जी कह रहा है जी कि मुझे भी शादी करनी। जी 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 अब ये सुनने वाले बच्चे ना सुनाने वाले बच्चे, है ना, कि वो जी कहता मैं है कि हाँ, मैं आपको सुनाती हूँ, अगर वो सुन रही होंगी हमारी शारदा दुबे जी तो वो जी बहुत खुश हो जाएंगी। 2 पंक्तियां मैं हाँ सुनाती सुनाइए जरूर जरूर हूँ। राम जी चले हैं बियाहन, रुने झूने बाजन, अरे उपरा सुगन मणराला, हमहू चलबे बियाहन। वाह ये दो, वाह बहुत खूब बहुत खूब वाह वो कहता है कि मुझे भी ब्याह करना है, मैं भी, राम का ही ब्याह नहीं होना है, उसका भी ब्याह होना है ना। जी जी आज जी जी आज आज तुलसी का विवाह होना है। आज का जो दिन है, हम लोग कहानी सुन रहे हैं काशी कला कस्तूरी पर, आज देवोत्थान एकादशी है, जिसको जी बिगाड़ कर हम लोग डिठमन एकादशी कहते हैं, है ना। जी तो आज तुलसी जी ब्याही जाएंगी, उनके उनका मंडप बनेगा, उनके फेरे पड़ेंगे। तो ये हुआ करता था हमारा जी समाज, जी ये हुआ करती थी हमारी दुनिया। ऐसी तो हमें दुनिया, हमारे उत्सवों के लिए बाजार नहीं चाहिए था,
हमें तो हमारी दुनिया चाहिए थी, है ना, सजी बजी। चंद्रकला मैम, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी। चंद्रकला मैम 1 मिनट कि मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि आज तो तुलसी विवाह है फिर से और लाने की तुलसी विवाह जिम्मेदारी के हम लोगों के कंधों पर है। फिर से हम और लोगों को उस समाज को लाना होगा। फिर से मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर भी याद आ रहा है, इजाजत हो तो मैं कहूँ इसी पर। उन नौजवानों के लिए जो समाज से भटक रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रहे हैं और अपनी जो तहजीब और तमद्दुन है, अपनी हिंदुस्तानी तहजीब जिसको देखने के लिए फहियान, मेगस्तनीस, तमाम हर्षवर्धन जैसे लोग दार्शनिक आया करते थे हमारी तहजीब को सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए, और बाहर जाके उन्होंने लिखा और कहा हाँ कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। ये अल्लामा इकबाल ने कहा। और फिर कहा नौजवानों के लिए कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। देखिए कितनी बड़ी मिसाल, कितना बड़ा रास्ता दिखाया है नौजवानों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। जरूरत है इनको दोहराने की। जैसा आपने भी लोकगीत गाया उसमें देखिए कितना मैसेज है। फिर से एक बार हम लोग नया करें और घर घर हम लोग पहुंचे, बच्चों के बीच, नौजवानों के बीच। आज हमारे नौजवान जिनके कंधों पे हिंदुस्तान का भविष्य है, चमकता हुआ भविष्य है, वो ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। बड़े शर्म की बात हो रही है। ये आप जैसे, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी बनती है। हम अपना ही घर रोशन करने के चक्कर में लगे हैं और पड़ोस में अंधेरा है, अपनी हांडी सजाने के चक्कर में लगे हैं। क्या आज बना इस टाइम, दूसरे टाइम दूसरा कुछ बदल के बनना चाहिए। बगल में नहीं देख रहे हैं कि उसके यहाँ एक नवाला रोटी भी पेट में नहीं है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम लोग एक नया रास्ता फिर से पैदा करें, फिर से पहला वाला समाज लाएं, वो समाज जिसमें अगल बगल लोग देखते थे भैया आपने खाया कि नहीं खाया है, अरे नहीं खाया है बताना चाहिए था ना। ये नहीं देखते थे ये किस मजहब के हैं, हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इंसानियत से मतलब था। अरे चचा अब मगरिब की अजान हो गई, किसने कहा, किसने कहा, राम आश्रय ने कहा, किसने कहा, संपत जी ने कहा कि अरे मगरिब की अजान हो गई, हमें जल्दी से बैठना है, हमें जल्दी से बैठना है। हाँ अरे घंटा बज गया है, मुसलमान बच्चे कह रहे हैं अरे हमें जल्दी से बैठना पढ़ने के लिए। मतलब एक अलार्म होता था, अब क्या ये एक दरार बना दिया, मजहब को लेके एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात हो रही, इस चीज को बचाना है। मैं यही कहूंगी काशी कला कस्तूरी इस वक्त बहुत अच्छे बड़े पैमाने में आगे बढ़ रहा है और ये गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बन रहा है। और मुझे उम्मीद है, मैं दिल से दुआ करती हूँ और उम्मीद के साथ कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा काम करेगा और इंशाल्लाह आप जैसे लोगों की अगर छत्र छाया रही तो एक दिन देखिएगा ये एक नया कारनामा अंजाम देगा और जहां युवा, जहां यूथ भटक रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाएगा। बस आप जैसों का सर पर हाथ होना चाहिए। और माफ करिएगा आपकी बात को मैंने रोका, फिर से आप बयान करिए क्योंकि आप बहुत अच्छा कह रही हैं और वाकई मैं अपने को रोक नहीं सकी, बहुत अच्छी बात आप कह रही है। रेशमा एक बार चंद्रकला मैम के बोलने से पहले मैं एक बात कहूँ कि जैसा कि अभी चंद्रकला मैम ने ये आज तुलसी विवाह है, तो मैं अपने काशी कला कस्तूरी के दर्शकों से ये बताना चाहूंगी कि आज काशी कला कस्तूरी का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर विदुषी सुचरिता गुप्ता जी का बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही खूबसूरत गाना इस पे है, तुलसी विवाह पे गाया हुआ है। तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत ही खूबसूरत गाना है उस पे काशी कला कस्तूरी का यूट्यूब चैनल पे। ठीक है मैम, अब आप बोलिए चंद्रकला मैम।
तो मैं बहुत बधाई दे रही हूँ। दूसरी कहानी जो एक तरीके से बहुत मार्मिक तरीके से पर्यावरण संकट के बारे में बयान करती है। और मैंने जो कहा कि पृथ्वी सबकी है, केवल मनुष्यों की नहीं है ना। और मनुष्य को जैसे धरती पर पेड़ पालते हैं मनुष्य को, उसी तरह मनुष्य को भी पेड़ों की, जंगलों की, पक्षियों की और प्रजातियों की, जल की चिंता करनी चाहिए। और आपने एक छोटी सी कहानी के जरिए एक खूबसूरत तरीके से, क्योंकि मुझे जो कहना था कि आपने जैसे पहली कहानी में मैंने कहा कि आपने कहा इंसानियत शर्मा रही थी, उसी तरह आपने इस कहानी में कहा हम बेजुबानों पर वार मत कर, है ना। कि हम जो आपके सामने नहीं आ सकते, जैसे आप हमें काट रहे हैं, हम तलवारें लेके आपको काटने नहीं आ सकते, तो हम आपको इस तरह से जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम खत्म होंगे तो आपकी सांस भी खत्म होगी। ये बहुत बड़ा संदेश इस कहानी में था। और मैं बहुत बधाई देती हूँ रेशमा आपको, क्योंकि आपकी भाषा है ना। मैं तो भाषा पर भी मुग्ध हुई। लू की सख्ती और उर्दू और हिंदी की का जो सुंदर सा मिला जुलापन, जिससे लग रहा था कि कोई एक बहुत रुपहला कपड़ा बुना जा रहा हो। बहुत सुंदर लगा मुझे। बहुत बधाई देती हूँ। बहुत खूबसूरती से आपने कहानी का बयान पूरा किया और बहुत अच्छा लगा। और हरे भरे कबीलों की जो चाहते रही होंगी, उन्होंने आपको चुना अपनी बात कहने के लिए, तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत शुक्रिया। और हम दोबारा काशी कला कस्तूरी पे आपसे एक लंबी कहानी की मांग करते हैं आज, और आप सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। और मुझे शबनम खातून जो इस काशी कला कस्तूरी की संयोजिका भी हैं, सचिव भी हैं, उनको बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया। सुचरिता जी, विदुषी सुचरिता गुप्ता जी जो बहुत बड़ी गायिका हैं, वो संरक्षक हैं हमारे इस मंच की और संस्था की। हमको रोक रखा है कोरोना ने, बहुत सारे कामों से रोक रखा है एक तरीके से, लेकिन हम आगे होते रहते हैं, जो भी कर सकें हम अपने इस मंच से। मैं काशी कला कस्तूरी के अपने सभी साथियों को याद करती हूँ और उन सबको बधाई देती हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रम से लगातार जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने का मौका मिला। सबसे बड़ी खुशी की बात कि आपसे इतने सुनहरे लफ्ज सुनने को मिले जो कि अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। आपके हर लफ्ज मोती हैं, अनमोल मोती हैं। आप जैसी शख्सियत कहाँ मिलती है। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि आप जैसी शख्सियत से जुड़कर हम लोग सामने आमने बातें कर रहे हैं, और हम लोग जो भी लिखेंगे उसको आप देख के कहेंगे कि ये सही या गलत है। ऐसा उस्ताद कहाँ मिलेगा। ये हम लोगों की बदकिस्मती होगी अगर हम लोगों ने आपसे नहीं लिया अगर कोई मशवरा, कोई राय। ये तो खुशनसीबी है हम लोगों की, बहुत बड़ी खुशनसीबी। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती हयात बख्शे, खूब अच्छी रहे और हम लोगों की रहनुमाई करे, और इस काशी कला कस्तूरी की रहनुमाई करती रहे। और एक दिन आने वाले दिन में यही काशी कला कस्तूरी वाकई काशी की, जैसे कहते कस्तूरी, कस्तूरी अनमोल कस्तूरी, वो कस्तूरी का रोल निभाएगा। ये हर कोई कहेगा काशी कला कस्तूरी को देखिए, उसमें ये बात कही गई है, उसमें ये काम किया गया है, उसकी जैसा करना है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, वो दिन जरूर आएगा, क्योंकि ये गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है। ये एक मिसाल है। इसमें धर्म नहीं है, इसमें जात नहीं है, इसमें बिरादरी नहीं है, इसमें सिर्फ इंसानियत है। इंसानों की परेशानियों को उठाया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है। जैसे मलिन बस्ती में अभी ये शबनम खातून और ये सुचरिता मैम, आप लोग गई हैं, उसको देखा। मुझे ये लग रहा था कि सिर्फ आप लोग मंच के स्पीकर नहीं है, आप लोग जो है घर घर जाकर देख रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं
जो वाकई समाज का बिल्कुल संगीन मुद्दा है, और उस पर आप लोग दुखती रगों पर उंगली रखते हुए दिखा रहे हैं कि इसका ये मरहम होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत ज्यादा मंच सिर्फ स्पीकर ला रहे हैं और मंच पे मंच वाली बात करके जा रहे हैं, लेकिन कोई वर्क में नहीं दिख रहा है। लेकिन आपका ये प्रोग्राम वर्क करता हुआ दिख रहा है, जो कह रहा है वो कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, और ये आपकी रहनुमाई है। अभी मैं हमारे दर्शक यानी काशी कला कस्तूरी के सभी श्रोता, सभी व्यूअर्स अभी सुन रहे थे डॉक्टर रेशमा खातून से उनकी दो छोटी और बहुत ही छोटी और उतनी ही मार्मिक कहानियों। और समीक्षक के रूप में काशी कला कस्तूरी की अध्यक्षा थी के रूप में आप सुन रही थी, एक समीक्षक के रूप में आप बैठी थी, प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी थी। और मैं ये चाहूंगी कि जो भी कहानी पाठ यहाँ हो उसकी समीक्षा जरूर हो, और समीक्षा होने से बहुत सी चीजें का पता चलता है, बहुत सी क्लैरिटी होती है बहुत सी बातों की, और जिसने कहानी लिखी है उसको भी समझ में आता है कि हमको अब कहानी को किस तरह से उसकी रूपरेखा बनानी है, उसमें और क्या करना है, सारी चीजों को। तो मैं ये चाहूंगी कि जब भी कहानी पाठ यहाँ पे हो उसमें प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी समीक्षक के रूप में हो और उस कहानी की पूरी तरह से समीक्षा की जाए। तो क्योंकि ये हमारा साहित्यिक मंच है, साहित्य दर्पण के नाम से हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया। और अब प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी मैम तो काशी कला कस्तूरी के एक अहम सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में है, और डॉक्टर रेशमा खातून पहली बार अपनी दो छोटी कहानियों के साथ हाजिर हुई, और आपका भी इंतहाई शुक्रिया कि आपने अपना वक्त कीमती दिया। और बहुत ही छोटी जरूर थी जैसा कि चंद्रकला त्रिपाठी मैम ने कहा, लेकिन वो अपना एक मैसेज छोड़ रही थी। वो कहानी अपनी मानविकता को बता रही थी, इंसानियत को बता रही थी, और डिवाइडर के फूल कुछ हमको संदेश दे रहे थे जिस पर अमल करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन्हीं बातों के साथ हम अब यही आप लोगों से विदा लेते हैं। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लीव हो जाइएगा, रेशमा लीव हो जाए।